नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। में हूं आपके साथ रोशनी शर्मा। स्वच्छता के बाद इंदौर शहर लगातार वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिए काम कर रहा है, क्योंकि दिन ब दिन वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। यदि हम बात करें पर्यावरण वैश्वीकरण की, तो पर्यावरण वैश्वीकरण के साथ लगातार फैक्ट्रियों में उत्पादन बढ़ रहा है, जो बदले में प्रदूषण का ग्राफ भी दिन ब दिन बढ़ा रहा है। भूमिगत जल का स्तर भी गिरता जा रहा है, क्योंकि भूमिगत जल का अंधाधुंध उपयोग होने के कारण जल स्तर तेजी से घट रहा है, जिसके कारण कुओं का पानी सूखना, जल आपूर्ति की समस्या हो या तो सिंचाई की समस्या हो, ऐसी कई गंभीर समस्याएं बढ़ रही हैं इंदौर की दृष्टि से। यदि हम बात करें तो इंदौर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। सरकार द्वारा प्रदूषण कम करने के लिए क्या कुछ मापदंड अपनाए जा रहे हैं और क्या बढ़ते वैश्वीकरण के साथ सरकार प्रदूषण स्तर कम कर पाएगी, इसी की अधिक जानकारी के लिए हम सीधे जुड़ने जा रहे हैं इंदौर से हमारे संवाददाता पलाश राठौड़ जी के साथ। और उनके साथ इस वक्त गेस्ट मौजूद है पर्यावरणविद डॉक्टर दिलीप वाघेला, जो कि प्रयोगशाला प्रभारी भी रह चुके हैं। पलाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डिजियाना न्यूज में। पलाश जी, जिस तरह से प्रदूषण स्तर बढ़ता जा रहा है, सरकार भी कहीं ना कहीं पीछे रह रही है प्रदूषण कम करने के लिए, प्रदूषण नियंत्रण के लिए। इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से जलवायु प्रदूषण की बात करें या परिवर्तन होने के कारण मैदानी इलाकों और तटीय इलाकों में जिस तरह से हमने देखा इन दिनों तापमान में वृद्धि हुई है। जो तापमान बीते वर्षों की हम बात करें तो वहाँ पर लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक अप्रैल माह में पहुँचता था, वही तापमान इस बार 45 से 46 डिग्री तक पहुँचा है मध्य प्रदेश के कई ऐसे ज़िले जहाँ पर तापमान इतनी वृद्धि नहीं होती थी, वो भी वृद्धि हुई है। साथ ही साथ मैदानी इलाकों में बर्फ़बारी की बात करें या ऐसी स्थितियां जब निर्मित होती हैं तो हमेशा जो है जलवायु परिवर्तन की बात कही जाती है। और इसका एक सबसे बड़ा मकसद यही है कि जब जिस तरह से हम विकासशील होते जा रहे हैं, विकसित होते जा रहे हैं, वैश्विक तौर पर हम जब बढ़ रहे हैं तो पूरे विश्व में इसका असर देखने को मिल रहा है। कई देशों ने इसके लिए काम करना शुरू कर दिया, लेकिन कई देश ऐसे हैं जो अब भी केवल और केवल उदासीन बैठे हुए हैं, केवल इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई चमत्कार होगा या प्रकृति दोबारा करवट लेगी। और यह प्रकृति का ही प्रकोप है। जब हमने देखा इस तरह की स्थितियां इस बार जून माह के 10 दिन पूरे हो चुके हैं और अब तक प्री मानसून की बारिश नहीं हुई है। यही कारण है कि कहीं ना कहीं जो है ग्लोबल वार्मिंग का जो असर है यह आम व्यक्ति को चेता रहा है। प्रकृति हिदायत दे रही है कि किस तरह से बदलाव किए गए हैं, जिस तरह से आपने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है उसे तुरंत सुधार लें। उसके साथ ही हमारे साथ में आज मौजूद हैं डॉक्टर दिलीप वाघेला जी। सर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में प्रयोगशाला प्रभारी रहे हैं, साथ ही साथ सर का लंबा एक्सपीरियंस रहा है पर्यावरण प्रदूषण को लेकर के। और अभी हाल फिलहाल में हम पर्यावरणविद के तौर पर सर से मुलाकात करेंगे, मुखातिब होने वाले हैं और सर से सबसे पहले जानेंगे कि किस तरह की स्थितियां इन दिनों निर्मित हुई है, किस तरह की स्थितियां पैदा हो चुकी है जिसके कारण हमें इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ प्री मानसून की बारिश नहीं हो रही है, गर्मी से शहर की जनता का या प्रदेश की जनता का बुरा हाल है, कहीं बर्फबारी हो रही है, बाढ़ के हालात हैं प्री मानसून में, जबकि प्री मानसून में हल्की फुल्की बारिशें होती है। सर, तो इस तरह की स्थितियों का क्या कारण बन रहा है, क्यों इस तरह की स्थितियां निर्मित होने लगी हैं? देखिए, हम स्थानीय स्तर पर देखें तो पिछले वर्ष हमारे यहाँ मानसून में बारिश कम हुई थी। पिछली मानसून की बारिश कम होने के कारण भी ज़मीन में पानी का स्तर, भूजल स्तर गिरा है। इसके अलावा हमारे यहाँ कंक्रीट की सड़कें हैं और ये सब भी एक बहुत बड़ा कारण है। हरियाली में भी कमी है, हरियाली में अभी और वृद्धि की जा रही है, किंतु जो वृक्षारोपण हाल ही में हो रहे हैं उसके बजाय जो कट चुके हैं उनका बहुत प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि बड़े वृक्ष कट जाते हैं और जब नए पौधारोपण किया जाता है तो उनको बढ़ने में बहुत समय लगता है, तो उनका जो इम्पैक्ट पर्यावरण पे आता है उसमें थोड़ा विलम्ब होता है। तो अभी हम देखें कि जो हरियाली की कमी है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। ज़मीन में जो नमी की कमी है और जो भूजल स्तर का गिरना है ये भी बहुत बड़ा कारण है। दूसरा ये कि सीमेंट कंक्रीट की सड़कें, ये भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि इनसे जो सनलाइट का रिफ्लेक्ट होता है तो तापमान और बढ़ता है। जबकि पहले जो डामर की सड़कें होती थी उनमें धूप को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती थी और रिफ्लेक्शन कम होता था, उसके कारण तापमान इतना महसूस नहीं होता था।
तो अभी एक सबसे बड़ा ये भी कारण है क्योंकि पूरे शहर में विकास कार्य चल रहे हैं और अधिकतर जगहों पर कंक्रीट की सड़कें बन रही हैं और उसके कारण ज़मीन में पानी रिसता भी नहीं है। तो ये सभी कारण ऐसे बन रहे हैं जिसके वजह से इंदौर शहर में भी तापमान में वृद्धि हो रही है, आसपास भी हुई है। हम प्रदेश स्तर पर देखें तो वहाँ पे भी वृद्धि हुई है, किंतु इंदौर में भी ये वृद्धि देखने को मिल रही है। उसका एक कारण यह भी है, फिर हमारे तालाबों का स्तर भी गिरा हुआ है। यदि हम देखें कि बाग बगीचे बहुत हैं, हरियाली बहुत है, तो निश्चित रूप से वहाँ का तापमान कम होता है, तो वो बहुत सुखद स्थिति होती है। किंतु इस बार हमें बहुत उमस महसूस हुई है। पहली बार ये देखा है कि प्री मानसून बारिश नहीं हुई है। अदरवाइज हम देखें कि जो रोहिणी तपती थी उसमें भी पानी गिरता था, पर इस बार रोहिणी में भी पानी नहीं गिरा है। तो हम उम्मीद रखें कि आगे आने वाले मानसून में बहुत अच्छी सुखद बारिश हो, जिससे हमारे यहाँ की जो तापमान में और कमी आ सके। सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आपने कहा कि सीमेंट कंक्रीट, क्योंकि सीमेंट कंक्रीट की जब बात करें तो हमने सीमेंट कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए हैं। पर्यावरण के जंगल हटाने के बाद में प्रकृति का जो जंगल दिए हुए थे, हमने उन पेड़ों को काट दिया है। इसके लिए कोर्ट के आदेश आ चुके हैं कि पेड़ कटाई रोकी जाए, कुछ ऐसी। लेकिन जो वन माफिया है, जिसे हम माफिया के तौर पर कहते हैं, जो तथाकथित व्यापारी भी हैं या वो लोग जो तस्कर हैं, वो लोग इस तरह की जो घटनाओं को अंजाम देते हैं, उसके लिए रोक लगना आवश्यक है। इसके लिए खुद को जागरूक होना आवश्यक है। कई एनजीओ, सोशल समाजसेवी संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद अब तक इस पर रोक नहीं लगाई गई है। जबकि हमारे जो इंदौर शहर के आसपास की हम बात करें, चोरल के घने जंगलों की बात करें, तो कई जंगल जो हैं पूरी तरह से साफ़ हो चुके हैं। इसकी परमिशन सरकार द्वारा दी गई है। जिस तरह से आपने बताया कि सीमेंट कंक्रीट की परमिशन तो इंजीनियरों द्वारा ही इसकी परमिशन दी गई है, विशेषज्ञों द्वारा सजाया गया, उसके बाद में सीमेंट कंक्रीट लाया गया। और उसके बाद में क्या उस समय इस चीज़ का परीक्षण नहीं किया गया किस तरह की स्थितियाँ निर्मित हो जाएगी, जबकि पूरे शहर में या पूरे देश में सीमेंट कंक्रीट की सड़कें बना दी गई हैं, कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए गए हैं, साथ ही साथ में हम हर चीज़ में कंक्रीट का उपयोग करते हैं। तो इससे बचाव के अब क्या उपाय है, क्योंकि हमने एक तरफ तो पूरी तरह से नस्ते नाबूद कर दिया है, हर चीज़ को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। इसके बचाव के कुछ कारण हैं। हो सकता है कि पहले जिन लोगों ने ये निर्णय लिया वो कोई बड़े पैमाने पर कुछ सोच के लिया गया होगा और उसमें पर्यावरणविदों को शामिल नहीं किया गया होगा, ये भी हो सकता है। तब अब ये कर सकते हैं कि हम जो सीमेंट कंक्रीट की सड़कें बनी हैं उस पर डामर की एक लेयर चढ़ा दें, कोटिंग करवाएं। तो ये इंजीनियर्स लोग इसको देख सकते हैं कि किस तरह से इसको काम को किया जा सकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब यदि डामर की सड़कें होंगी तो उसमें फ्रिक्शन कम होगा। अभी क्या होता है, टायर बहुत घिसता है, और जब टायर सीमेंट कंक्रीट की सड़कों पे चलता है और हाई स्पीड में चलता है तो उसमें फाइन पार्टिकल्स निकलते हैं, तो टायर जल्दी खिंचता है, टायर फटने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं और फाइन पार्टिकल्स के वातावरण में ज़्यादा फैलने के चांस होते हैं, तो वायु प्रदूषण और बढ़ता है। यानी दुर्घटना से भी जो है बढ़ने का जो कारण है, जिस तरह से दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, तो इसका भी एक वजह है कि जो खाई में गिर जाती है अचानक टायर फटने के कारण। हमने कुछ दिन पहले इंदौर शहर के एक इलाके में देखा था जहां पे एक टायर फटने से एक बस गिर गई थी खाई में और उसमें सवार जो है कुछ लोगों की मौत हो गई थी। तो सबसे बड़ा कारण लगता है कि ये सीमेंट कंक्रीट की जो सड़कें हैं उनमें फ्रिक्शन बहुत होने से जो टायर का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जब ज़्यादा गर्म होता है तो उसमें कुछ तकनीकी दिक्कत के कारण टायर फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कई एक्सीडेंट हुए भी हैं हाईवे पे, जो एक्सीडेंट टायर फटने के हुए हैं वो सीमेंट कंक्रीट की सड़कों पर ही हुए हैं ज़्यादातर। सर, दूसरी जिस तरह से आपने कहा कि परिवर्तन जो हो रहा है, जिसके कारण जो है पौधारोपण या हम पेड़ों की बात करें तो उसके लिए सरकारें जो कई काम कर रही हैं, क्या नहीं लगता आपको कि इस तरह की स्थितियां बन गई हैं कि अब सख्ती से कुछ डिसीजन लेना होंगे? हम जो लकड़ी का, वुडन का जो फर्नीचर का उपयोग करते हैं, हमारी शान शौकत बढ़ाने में, हम अपने आरामगाह के लिए जिस तरह के उपयोग करते हैं उसके लिए बदलाव की आवश्यकता है। हम अन्य उत्पादों का उपयोग करें जिससे कहीं ना कहीं पेड़ों की सुरक्षा हो सके, और पेड़ों के कारण जो है जलवायु, जो भूजल स्तर अभी कम हुआ है, क्या एक कारण यह नहीं है कि सीमेंट कंक्रीट के कारण ही भूजल स्तर भी जो है, पानी जो ज़मीन में नहीं जा पा रहा है, जो ऊपर से आने वाला पानी हो या हम जो उपयोग में करते हैं, जिस पानी का उपयोग किया जाता है उसको ज़मीन नहीं सोख पा रही, जिसके कारण भूजल स्तर कम हुआ है? ये तो सबसे बड़ा कारण है ही। इसमें एक मैंने बहुत पहले भी एक सुझाव दिया था कि हम ये कर सकते हैं कि सड़कों के दोनों ओर, हालांकि एज टू एज सड़कें पक्की रखने के आदेश भी हैं, पर उसमें ये कर सकते हैं कि कुछ दूरी पे 10 या 20 फीट दूरी पर कुछ ऐसे होल बनाए जाएं और उसमें गिट्टी पेबल्स वगैरह डालकर उसको इस तरह से रखा जाए कि जो बारिश का पानी है और इसके सीधे ज़मीन में जाए। क्योंकि इंदौर में तो ये मालवा की भूमि ऐसी है कि यहाँ काली मिट्टी ज़्यादा होती है, उसके कारण वो थोड़े समय बाद इम्परवियस हो जाती है। जैसे बारिश होती है,
मिट्टी फूल जाती है और वहाँ पे वो इम्परवियस हो जाती है। तो हम ऐसा कुछ करें कि ज़मीन में हमारा कम से कम 10, 15 या 20 फीट के नीचे थोड़ा पानी जाना लगे। यदि हमने अभी जैसे नगर निगम ने अभियान छेड़ा है कि वाटर रिचार्जिंग का, तो ये वाटर रिचार्जिंग की जाएगी तो निश्चित रूप से शहर के ज़मीन में पानी की मात्रा बढ़ेगी और भूजल स्तर बढ़ेगा, और भूजल स्तर बढ़ने से हरियाली भी बढ़ेगी, क्योंकि जितने पेड़ या पौधे हम लगाएंगे उसमें भी ज़्यादा उनकी ग्रोथ फास्ट होगी और अच्छी होगी, क्योंकि अभी ये होता है सर्वाइवल रेट घट जाता है क्योंकि पानी की कमी होती है। तो जब हरियाली बढ़ेगी, ज़मीन में पानी जाने लगेगा, तो निश्चित रूप से जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हमारे यहाँ ये देखने को मिलेगा कि इंदौर में जैसे कि शब मालवा जो कहा जाता था कि शाम को तो अभी भी हमारे यहाँ ठंडक हो जाती है, पर दिन में भी जो हमें उमस और गर्मी महसूस हो रही है ये नहीं होगी। तो इसके लिए ज़रूरत इस बात की है वाटर रिचार्जिंग अच्छा करें, सड़कों के आसपास ऐसी व्यवस्था करें कि पानी ज़मीन में जाने लगे। जहाँ पर गड्ढे भरते हैं, बहुत पानी का भराव हो जाता है, वहाँ पे ऐसे रिचार्जिंग पिट बना दिए जाएं कि वो जो बाढ़ की समस्या आती है या सड़कों पे चौराहों पे पानी भर जाता है, ये पानी वो ज़मीन में सीधे चला जाए। तो वहाँ पर जो समस्या पानी भरने से होती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, ट्रैफिक निकल नहीं पाता है, तो वो समस्याओं से भी हम निजात पा सकेंगे। तो हमें हर स्थान पर जहाँ जहाँ हम ऐसे चिन्हित करें ऐसे स्पॉट जहाँ पर पानी बहुत भरता है, गड्ढों में पानी भरता है या सड़कों पे बीच में पानी भर रहा है, तो वहाँ निश्चित रूप से निकासी की व्यवस्था नहीं है। तो वहाँ ऐसी व्यवस्था की जाए कि वो पानी ज़मीन में जाए, क्योंकि बारिश के पानी को ज़मीन में पहुँचाने में कोई दिक्कत नहीं है। हमें सीवर लाइन का पानी नहीं पहुँचाना है, पर बारिश के पानी को पहुँचा देंगे तो निश्चित रूप से हमारे शहर का एक वातावरण बहुत बदल जाएगा और हम एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे। जैसा कि नगर निगम की मुहिम है कि हम इंदौर को चेन्नई बनने से रोकेंगे, क्योंकि चेन्नई में पानी की बहुत कमी हो गई है। तो ऐसी व्यवस्था हम रिचार्जिंग के द्वारा ही कर सकते हैं, बारिश के पानी को सहेज कर सकते हैं और हरियाली बढ़ाकर कर सकते हैं। जनता को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। साथ ही साथ आपने जो कहा नगर निगम की बहुत अच्छी पहल है, तो नगर निगम हालांकि अब जो है बारिश की तैयारियां शुरू कर ली गई है, अब सांसें फूलने लगी नगर निगम की। हमने देखा है कि हमेशा आपने शबे मालवा की जैसे बात करी, इंदौर शहर में जो BRTS है सबसे ज़्यादा पानी भराव की जल जमाव की स्थिति वहाँ बनती है, कई निचली बस्तियों में जल जमाव की स्थितियाँ बनती है, निकासी ख़त्म कर दी गई है। आप इंदौर शहर से ही हैं, बिलोंग रखते हैं, पुराना क्षेत्र में रहे हैं आप शुरू से, आपने देखा है कि जब इंदौर में होलकर घराने का राज हुआ करता था, जब होलकर साम्राज्य था, तब उस समय से एक पानी के लिए जो है चेन बनी हुई थी। जब बारिश का पानी आता था तो कहाँ से शुरू होता था, यशवंत सागर पूरी पूर्ति करता था शहर की, बिलावली तालाब, एक चेन पूरी ख़त्म कर दी गई है नगर निगम द्वारा। क्या इंजीनियरों को इसकी समझ नहीं थी या पुराने लोगों से इन चीज़ों पर चर्चा नहीं की गई और हर बारिश में आज भी इस तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ता है? स्मार्ट सिटी के नाम पर जो है जनता आज कोस रही है शहर को, क्योंकि पूरा शहर खुदा हुआ है। कब तक इसमें काम हो जाना चाहिए और इसके कारण क्या प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है? हाँ, निश्चित रूप से जो कंस्ट्रक्शन कार्य चल रहे हैं, जो सड़कें के निर्माण चल रहा है, उसमें कई मकान तोड़े जा रहे हैं, सड़कों को पूरा खोदा जा रहा है, तो ये सब भी प्रदूषण के कारण होते हैं। और इंदौर शहर में हमने देखा कि पिछले वर्ष नाला टेपिंग जब हुई थी तब पूरी शहर की सड़कें खुदी हुई थी, क्योंकि वो ड्रेनेज लाइन हम सीवर लाइन को डाइवर्ट कर रहे थे, STP में ले जा रहे थे, तब भी बहुत प्रदूषण स्तर बढ़ा था। अभी भी हमारे यहाँ जो राजबड़ा के आसपास भी जो चल रहा है गतिविधि, उसके कारण भी काफ़ी धूल उड़ती है, उसके कारण भी प्रदूषण का प्रभाव रहता है। तो इन सब में हम कमी लाने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु फिर भी जब निर्माण होते हैं तो उसमें हर चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए कोशिश ये की जाए कि जो भी निर्माण कार्य हों वो सुरक्षित तरीके से किए जाएँ और जल्दी से जल्दी निपटाए जाएँ। जितना लंबा पीरियड तक काम चलेगा उतना प्रदूषण बढ़ेगा। जैसे हम देखते हैं कि एक पुल बनने में 3-3 साल लग रहे हैं, जो छोटा सा पुल है, वहीं एक पुल बनता है वो 4 महीने में बन जाता है। तो ऐसी क्यों व्यवस्था नहीं की जा रही कि वो निर्माण जल्दी हो जाए? निश्चित रूप से वहाँ कुछ ऐसी समस्याएं हैं कि जो इंक्रोचमेंट है उसको हटाने में दिक्कत होगी, कई अड़चनें होगी, पर ये सब अड़चनें हम पहले सोच लें और पहले उनको दूर करें, तब निर्माण शुरू करें, तब तक आवागमन चालू रखने दें। तो ऐसी व्यवस्था करने से निश्चित रूप से प्रदूषण में भी कमी लाएंगे, काम जल्दी होगा तो पैसा भी कम लगेगा, जनता का पैसा ही इसमें खर्च हो रहा है। तो जो लागत 3 साल तक के लिए ज़्यादा लग जाती है, वो यदि 4 महीने में या 6 महीने में बनता है तो लागत बहुत कम हो जाती है। तो हम ऐसी व्यवस्था करें जिससे हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, शहर के लोगों को तकलीफ भी ना हो और हम एक सुकून की सांस ले सकें यहाँ पर इंदौर शहर में। सर, मेरा पहला सवाल था, जो नगर निगम ने जो व्यवस्थाएं की हुई है, जिस तरह से नाली टेपिंग की बात करें, हमने खान नदी में जो है जल स्तर जो है बढ़ाने के लिए सारे जो बारिश का पानी आता है उसे छोड़ दिया जाता है,
लेकिन जो पुराने तालाब है कहीं ना कहीं ख़त्म होते जा रहे हैं। तालाबों का स्थितियाँ जो है अब बहुत ज़्यादा ख़राब। हमने बिलावली तालाब देखा या हमने पिपलियाना तालाब देखा। ये जितने भी तालाब हैं एक समय लहलहाते थे, बहुत ज़्यादा जल की स्थिति रहती थी, बहुत ज़्यादा जल जमाव होता था वहाँ पर, पूरे पर्याप्त पानी होता था, नाव चलाई जाती थी और बहुत खुशनुमा माहौल रहता था इंदौर शहर का। शब मालवा जिस तरह से आपने कहा, उसे दोबारा लौटाने के लिए क्या करना होगा, किस तरह की कमियों को दूर करना होगा, किस तरह की गलतियाँ कर चुके हैं हम बीते सालों में? उसके लिए सबसे पहले तो जो हमारी चैनल्स बंद हो गई हैं, क्योंकि आसपास टाउनशिप का निर्माण हो गया है, कई रहवासी बस्तियां आ गई हैं, तो उन्होंने वो नालियों को बंद कर दिया था। तो अभी प्रयास किए जा रहे हैं, नगर निगम ने इस साल शुरू किए हैं कि उनकी जो चैनल हैं उनको चैनल को क्लियर किया जाए ताकि वहाँ पानी पूरी तरह से आ सके। अभी पानी डाइवर्ट हो जाता है, कई जगह हमने रिंग रोड बन गई है, बाईपास बन गई है, तो उसके कारण वो पानी वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। जैसे लिम्बोदी तालाब है, लिम्बोदी तालाब में राला मंडल का पानी उतर के आता है और लिम्बोदी तालाब से खान नदी का ओरिजिन होता है। तो यदि वहाँ तालाब भरता ही नहीं है तो खान नदी में पानी फ्रेश वाटर तो आने से रहा। इसके अलावा जो तालाब हैं उसके आसपास ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना ज़रूरी है, क्योंकि पेड़ों से ही पानी संरक्षित होगा ज़मीन में और उन्हीं की जड़ों से पानी पहुँच के तालाब में या नदी में पहुँचेगा, क्योंकि वही एक नियमित स्रोत होते हैं। जिससे कि रिवर पेरिनियल रहती थी, पूरे वर्ष भर बहती थी। पहले जंगल बहुत हुआ करते थे तो नदियों में पानी बहुत होता था। अब पेड़ कटने से नदियों में पानी कहाँ से आएगा, क्योंकि पेड़ ही तो उनका मुख्य स्रोत होते हैं। साल भर तो बारिश होती नहीं है, पर बारिश के पानी को पेड़ सहेज के रखता है और वह उस नदी के माध्यम से या तालाब के माध्यम से वो हमें देता है और बाद में भूजल स्तर के माध्यम से भी देता है। पहले तो हमें कुएँ खोदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतने कुएँ नहीं थे। आजकल हमने इतने बोरिंग खोद दिए हैं कि भूजल का सारा पानी हमने ले लिया है। जो भूगर्भ में छिपा हुआ है पानी को हमने काफ़ी दोहन कर लिया है और आज भी हम नियमित रूप से दोहन कर रहे हैं। तो ये स्थिति आ रही है कि एक कुआं खोदते हैं तो दूसरा कुआं सूख जाता है। तो ये स्थिति ना आए, इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा तालाबों के आसपास भी वृक्षारोपण करें, तालाबों में सीवर लाइन जाने से रोकें, तालाबों की चैनल को पूरी तरह से साफ़ करें कि वो थोड़ी भी बारिश हो और तालाब में पानी भर जाए। क्योंकि पहले जो होलकर स्टेट के समय जो संरचना की गई थी, जो डिज़ाइन की गई थी, उसके जैसा डिज़ाइन करने वाला तो आज तक कहीं देखा नहीं, क्योंकि उन्होंने पूरे शहर को इतनी प्लानिंग से काम किया था। वो प्लानिंग हम आज भी उपयोग कर सकते हैं। यदि हमने जो बदलाव किए हैं उन बदलावों में थोड़ा और सुधार कर दें तो निश्चित रूप से शहर के जो तालाबों की स्थिति, बावड़ियों की स्थिति, कुओं की स्थिति हम बहुत सुधार सकते हैं। सर, जिस तरह से विकसित हो रहा है शहर, टाउनशिपें बन रही हैं, आसपास के जो इलाके जो है जनता जो है बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं बोरवेल और ट्यूबवेल की जो है परमिशनें भी दी जा रही है और कहीं ना कहीं यह रास्ता भी सामने आया है, इस तरह के नतीजे सामने आए हैं कि प्रशासन कभी अनुमति बंद करता है और कभी दोबारा शुरू कर देता है। अब जैसे नगरीय निकाय चुनाव हैं और इसके बाद में दोबारा परमिशनें शुरू हो जाएगी, बारिश के दिनों में हो जाए, तो क्या इस पर रोक लगनी आवश्यक है उस समय तक जब तक हमारे जो है ज़मीन में पानी नहीं पहुँच जाता, जलवायु की जो स्थितियाँ है वो ठीक नहीं हो जाती? निश्चित रूप से इसमें रोक लगना चाहिए, नियंत्रण है भी, किंतु फिर भी किन्हीं कारणों से कभी कभी परमिशन देना भी होती है। पर यह ध्यान रखा जाए कि यदि हम परमिशन दे रहे हैं तो उसके साथ साथ पहले रिचार्जिंग की भी व्यवस्था करें और उस बोरिंग के पास डायरेक्ट सीधे कुएं में पानी न उतारें, बोरिंग में पानी न उतारें और उसको फिल्टर और अन्य मीडियम के माध्यम से उतारा जाए, क्योंकि सीधे पानी जाने में कंटेमिनेशन के चांसेस हैं और एक बार भूजल स्तर कंटेमिनेटेड हुआ, संक्रमित हुआ, तो उसको सुधारना बहुत कठिन होता है और वो पानी यदि हम पीते हैं तो बीमारियां फैलने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसी जगह परमिशन दी जाए जहां रिचार्जिंग की भी व्यवस्था हो। हम जितना पानी लेते हैं उसमें कुछ हिस्सा तो वापस उस ज़मीन को दें जहां से हम पानी ले रहे हैं। तो यदि ऐसी व्यवस्था के साथ साथ बोरिंग किया जाता फिर तो बोरिंग करने की मुझे लगता है आवश्यकता होगी भी नहीं। यदि हमने रिचार्जिंग बहुत अच्छी कर दी तो वाटर टेबल फिर ऊपर आ जाएगा। यदि हम उस वाटर टेबल को 150, 200 और 300 फीट पे पुनः ले आते हैं, जैसा कि पहले हुआ करता था, हमारा 150 फीट पे हमारा बोरिंग हो जाता था और काम चल जाता था, सूखता भी नहीं था साल भर। किंतु अब हमें 600 और 800 फीट तक जाना पड़ता है, उसका यही कारण है। तो इन सब बातों को रोकने के लिए हमारा सीधा सरल से उपाय यही है कि हम बारिश के पानी को सहेजें, उसको पूरा रोक कर ज़मीन में ले जाएं और जितना पानी हम ज़मीन में, तालाब में या हमारी नदी में रोक सकते हैं, नदी में भी हमें जगह जगह स्टॉप डैम छोटे छोटे रखना चाहिए, क्योंकि वो जो पानी भरा रहता है वो पानी आसपास के ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। जब खान नदी में हमने झील बनाई थी पहले 1992 में, तब भी ये होता था कि आसपास का पानी बहुत रिचार्ज हो गया था और वाटर टेबल बहुत बढ़ गया था। किंतु अब झील नहीं है और पानी वापस फ्लो होता रहता है। तो पानी नहीं रुकने से वो एक समस्या आती, आसपास के जो बोरिंग्स हैं या कुएँ हैं ये रिचार्ज नहीं हो पाते। पहले तो सिर्फ डगवेल में
जो 25-30 फीट होते थे उसमें पानी रहता था और हम आराम से पानी लेते थे। 50 फीट तो बहुत हो जाता था, 25-30 फीट पे पानी आता था, अब नहीं आता है। उसका यही कारण है कि हमने पानी को रोका नहीं है। हम नदी में जगह जगह छोटे छोटे स्टॉप डैम बना दें तो निश्चित रूप से शहर का वाटर टेबल बहुत बढ़ जाएगा। सर, मुझे याद है जिस तरह से कोरोना काल में एक तरफ पूरा देश त्रासदी झेल रहा था, पूरी दुनिया में वैश्विक महामारी फैली हुई थी, वहीं दूसरी ओर सालों वर्षों पुरानी खान नदी में शुद्धता आई थी। उस दौरान ऑक्सीजन मिला था और अभी सुनने में आया है कि वापस ऑक्सीजन वहाँ पर ख़त्म हो गया है, मतलब नदी वापस से दूषित हो चुकी है। एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी इंदौर शहरवासियों में भी, क्योंकि लंबे समय से जो पुराने लोग हैं वो कहते हैं, जिन्होंने यहाँ का इस नदी का पानी पिया है या इसका उपयोग किया है, तो वो लोग वापस देखना चाहते थे कि ये वापस किस तरह से यह नदी जो है बहती है, किस तरह से स्वच्छ पानी इसमें बहता है, किस तरह से वाटर बोटिंग की जाती है, जो एक अब सपना बनकर रह गया है। कई करोड़ रुपया लगा चुका है सरकार प्रशासन इसमें, लेकिन इसके बावजूद अब भी इसमें शुद्धता नहीं आई है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो जो शुद्धता की बात है, बीच में तो नदी बहुत साफ़ हो गई थी, पूरा पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिख रहा था। अभी भी स्थिति काफ़ी ठीक है, किंतु कुछ जगहों पर ये हुआ है कि जो नाला टेपिंग के कारण कुछ पानी कहीं लीकेज होने के कारण आ जाता है, फिर भी उसकी मात्रा बहुत कम है। अभी हम देखें कि सरस्वती नदी तो पूरी तरह से स्वच्छ है, निर्मल है और काफ़ी उसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी काफ़ी अच्छी है। खान नदी में अभी कुछ जगह ऐसा हुआ है, किंतु उसके लिए फिर नगर निगम प्रयास कर रही है और पूरे पानी को एसटीपी के माध्यम से ही नदी में जाने की व्यवस्था है। और अभी भी जो नदी में ऑक्सीजन लेवल इतनी तरह से गिरा नहीं है, क्योंकि कई जगह अभी भी एक्वेटिक लाइफ मिल रही है, मछलियाँ मिल रही हैं। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन लेवल 4 के आसपास है, तो इसका मतलब पानी पूरी तरह अभी ख़राब नहीं हुआ है। किंतु फिर भी यदि हम थोड़ी सी और व्यवस्था करें, जो नालों से पानी वहाँ पहुँचने लग गया था, उस नालों के पानी को वापस रोक लिया जाएगा, तो निश्चित रूप से कोई दिक्कत नहीं होगी कि पानी नदी में पानी साफ़ मिलेगा। क्योंकि जो हमने व्यवस्थाएं हमने देखी हैं, और कोरोना काल में तो बहुत ही अच्छी हो गई थी, क्योंकि किसी भी तरह से दूसरे इंडस्ट्रियल वेस्ट या कमर्शियल वेस्ट उसमें नहीं जा रहा था। और हमें जो घरों में रहने के कारण, लॉकडाउन के कारण हमारा वाटर कंजम्पशन भी कम हो गया था, तो सभी जगह पानी, हवा, सभी कुछ साफ़ हो गया था। हवा भी बहुत साफ़ थी, हमें दूर दूर तक का दिखाई देने लगा था। देवास तक का हमें पवन चक्की इंदौर से दिख रही थी। तो जो पानी की भी यही व्यवस्था थी कि हमने देखा था कि बिल्कुल साफ़ पानी मिलता था। तो ये सब व्यवस्थाएं वापस लौट सकती हैं, बशर्ते कि हम अपनी जो आदतें हैं उसमें थोड़ा बदलाव लाएं। जो हमने प्रयास किए थे कि कंजर्वेशन के, वो कंजर्वेशन वापस हम भूल रहे हैं। अभी हम कोरोना के जाने के बाद फिर से हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि हमने सब चीज़ें छोड़ दी हैं, प्रिकॉशन छोड़ दी हैं। तो प्रिकॉशन हमें हमेशा लेना है, क्योंकि अभी भी कोरोना पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है। तो हमें उस चीज़ों का ध्यान रखते हुए, पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखते हुए, हमें अपनी आदतों में बदलाव लाना है, और निश्चित रूप से हम उन्हीं स्थितियों में फिर से लौट पाएंगे। हमारे तालाबों में स्वच्छ पानी फिर दिखेगा, नदी में पानी स्वच्छ रहेगा, बदबू रहित रहेगा। ये सब हम थोड़े से प्रयास से कर सकते हैं, और जन सहयोग की इसमें बहुत आवश्यकता होगी। बिना जन सहयोग के कोई कार्य संभव नहीं हो पाता है। सर, मेरा अंतिम सवाल, क्या इंदौर शहर में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिस तरह से काम कर रहा है, या अन्य सेवा संस्थाएं जो काम कर रही हैं, इंदौर में आवश्यकता है जनता को जागरूक होने की? जिस तरह से पर्यावरण बिगड़ रहा है, जलवायु परिवर्तित हो रही है, जिस तरह से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, उसके लिए किन किन चीज़ों को अब इंदौर की जनता को समझना होगा? एक अपील कर दीजिए हमारे चैनल। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की, हम लोग अपने स्तर पे अपने आसपास का वातावरण साफ रखें, और हम प्रयास करें कि धूल कम से कम उड़े। यदि हमारे आसपास कुछ कच्चा है, या हम कचरे को उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, या हमारे घर में या घर के आसपास ऐसी गतिविधि चल रही है जिससे धूल उड़ रही है। कई बार ये हो रहा है, अभी हम देखने में आ रहा है कि एग्रीकल्चर कॉलेज के पास बार बार आग लग रही है, और वहाँ या तो पराली जलाई जा रही है, या कचरा जलाया जा रहा है, या आग अपने आप लग रही है। तो ऐसी घटनाओं पर बहुत नियंत्रण करना होगा, क्योंकि इन्हीं कारणों से ये जो यहाँ हमारे CAQMS लगा हुआ है, एयर मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूशन लगा हुआ है, इस पर आंकड़े तुरंत रिफ्लेक्ट होते हैं। उससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ का प्रदूषण बढ़ा है, तो निश्चित रूप से आसपास कोई घटना हुई है। कई बार आग लगने की घटना पीथमपुर में होती है, उसका भी असर यहाँ होता है। तो हमें कोशिश की जाए कि आग कम से कम लगे, कचरा न जले, क्योंकि अभी भी दबे छुपे कहीं गलियों में कचरा जला दिया जाता है। तो ऐसी घटनाओं को हमें बिल्कुल पूरी तरह से रोकना होगा। 100% उस लक्ष्य को पाना होगा कि हम किसी तरह कचरा न जलने दें। पराली को जलाने की बजाय उसका उपयोग की व्यवस्था करें, क्योंकि पराली से का उपयोग हम कर सकते हैं। पराली से हम लोग ने जो देखा है कि कई चीज़ें रिसाइकल कर बनाई जा रही है, उससे हमारे कप प्लेट्स बनाए जा रहे हैं,
और जो कई चम्मच कप प्लेट जैसी सामग्री बनाई जा रही है जो पराली के उपयोग से बन रही है, वो हम कर सकते हैं। गेहूं के जो तना रहता है उससे हम स्ट्रॉ बना सकते हैं। तो ऐसी कई चीज़ों का उपयोग हम जलाने की बजाय उसका उपयोग करने में करें और हमारे आसपास के वातावरण को धूल उड़ने से बचाएं। सबसे बड़ी ये है, यदि हम लोग जैसे हम पटाखे छोड़ के भी प्रदूषण फैलाते हैं, वो तो बहुत कम समय के लिए होता है, पर हम धूल यदि निरंतर उड़ रही है, हम वाहन को अनावश्यक रूप से चला रहे हैं, तो इसमें हम कमी लाएँ। वाहन को जहाँ ज़रूरत है उतना ही चलाएँ, जहाँ हम सार्वजनिक वाहन का उपयोग कर सकते हैं उसको करें। तो जितना हम फ्यूल कंजम्पशन घटाएंगे उतना प्रदूषण भी घटेगा। तो हम हर स्तर पर अपने लेवल पर जनता यदि प्रयास करेगी तो ये प्रदूषण में कमी लाई जा सकती है। यानी आवश्यकता है इंदौर शहर की जनता को समझने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्थितियाँ बिगड़ने के हालात पर है। बिल्कुल, ये तो सही बात है और उसके लिए अभी मॉनिटरिंग की भी बहुत व्यवस्था करना है, क्योंकि अभी एक मॉनिटरिंग स्टेशन से हम पूरे शहर का आंकड़ा देख रहे हैं। यदि हम ये मॉनिटरिंग स्टेशन बढ़ा देंगे तो निश्चित रूप से अलग अलग क्षेत्रों के प्रदूषण स्तर को हम देखेंगे और उसका औसत फिर हम जब बताएंगे तो हमें कुछ नई परिस्थिति पता चलेगी। हालांकि ये हमारा हॉट स्पॉट पे लगा हुआ है, यहाँ पे प्रदूषण का स्तर सर्वाधिक रहता है। यदि हम कम से कम 4 स्टेशन अभी नगर निगम लगाने वाला है, इसके अलावा क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोजेक्ट में भी कुछ स्टेशन लगाने वाले हैं। तो ये सब मॉनिटरिंग स्टेशन जब चालू होंगे तो हमें पूरे शहर के अलग अलग वायु प्रदूषण का स्तर देखने को मिलेगा और उससे ही हम पता कर सकेंगे कि इस क्षेत्र में प्रदूषण ज़्यादा है तो उसमें रोकथाम की व्यवस्था और की जा सकेगी। तो कहीं ना कहीं इंदौर शहर में अब जनता को जागरूक होने की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तित हो रही है, इसके लिए जनता को पेड़ पौधे लगाने की और इसे बचाने की, पर्यावरण को बचाने की आवश्यकता है। इस तरह की कई तरह की तमाम सारी बातें हमारे साथ में डॉक्टर दिलीप वाघेला जी ने की। सर पर्यावरणविद हैं, लंबे समय से पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, लंबा एक्सपीरियंस रहा है सर का, और आज भी समाज सेवा और प्रशासन शासन के साथ में मिल करके कई ऐसे काम कर रहे हैं जिससे इंदौर शहर के पर्यावरण को शुद्ध किया जा सके। पलाश जी, जिस तरह से सर ने बताया कि जनता को भी जागरूक होने की ज़रूरत है, पर्यावरण को लेकर जागरूक होने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं जनता जागरूक नज़र भी आ रही है, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण को लेकर लगातार पौधारोपण किया जा रहा है। लेकिन एक यदि हम कहें ड्रॉबैक जो नज़र आता है कि पौधारोपण तो कर दिया जाता है लेकिन उसकी प्रॉपर केयर नहीं की जाती है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? जी, इसी को लेकर के जिस तरह से हमारा सवाल भी यही था सर से पहला कि इस तरह से जब पौधारोपण तो किया जाता है लेकिन उसको संरक्षित नहीं किया जाता है, तो सर का यही कहना है कि जिस तरह से उसे अभी जो पेड़ छोटे हैं उन्हें बड़ा होने में समय लगेगा, उसके लिए हमें तब तक इंतज़ार करने की आवश्यकता है। साथ ही जब वह पेड़ बड़े हो जाएंगे या उनकी देखरेख की जाएगी, वह एक अपने मूल रूप में आ जाएंगे, तो वह जो है नदियों के आसपास या नालों के आसपास जहाँ पे पेड़ संरक्षित रहेंगे वहाँ पर जलवायु की स्थितियाँ बेहतर होने लगेगी, ज़मीन की जो जल की स्थिति है वह बढ़ेगी और उससे कहीं ना कहीं इंदौर शहर के जो है पर्यावरण में भी शुद्धता आएगी। हाल फिलहाल इंदौर शहर की जनता को काफ़ी गंभीर रहने की आवश्यकता है। पॉल्यूशन के साथ ही जो है आगामी दिनों में, बारिश के दिनों में भी जितना हो सके पेड़ पौधे लगाएं। इसके लिए अभियान चलाए जाते हैं, समाजसेवी संस्थाएं जो है अभियान चलाती है, वन विभाग अभियान चलाता है, नगर निगम अभियान चलाता है और सीएम खुद इसकी अपील कर रहे हैं। तो इसलिए जनता को भी जागरूक होने की आवश्यकता, और जनता जो है शासन प्रशासन के साथ में जब तक कंधे से कंधा मिलाकर काम नहीं करेगी, जिस तरह से हमने स्वच्छता में नंबर 1 आए हैं, पॉल्यूशन और प्रदूषण के स्तर में भी हम तभी नंबर 1 आ सकते हैं, उसे गिरा सकते हैं या पर्यावरण को शुद्ध रख सकते हैं जब तक हम जागरूक नहीं पलाश जी, जल स्तर को बढ़ाने के लिए नगर निगम द्वारा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम योजना भी चलाई जा रही है। हर सार्वजनिक संस्थाओं और मंदिर मस्जिदों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं, तो नगर निगम अपने इस योजना में कहां तक सफल हो पाई है? जी, लगातार जिस तरह की बात हमने देखी है अभी जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की, तो एक मुहिम के तौर पर नगर निगम काम कर रही है और जगह जगह पर इसके लिए प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। हर प्लेटफॉर्म पर इसके लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। अधिकारी बिना परमिशन उसके अनुमति नहीं देते हैं किसी भी तरह के। कोई यदि परमिशन आती है या ट्यूबवेल की बोरिंग की या स्थितियाँ जो प्रशासन द्वारा दी जाती है, तो उसमें सबसे पहले उसके लिए वाटर हार्वेस्टिंग की बात की जाती है और इसका नतीजा भी यह है कि कुछ हद तक हमने इस पर काबू पाया है। वाटर लेवल बढ़ा है और उसी के कारण हमने इस तरह की स्थितियों पर काबू पाया है। जब तक जागरूकता नहीं आएगी तब तक इस
तरह की चीज़ों से, इस परेशानी से पार पाना बहुत मुश्किल पाया जा सकता है। पलाश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे इंदौर से हमारे संवाददाता पलाश राठौड़ जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। यदि हम बात करें भूजल स्तर की, तो घटता भूजल स्तर आज हम सब के लिए अत्यंत चिंता का विषय बन चुका है, क्योंकि किसी भी स्थान विशेष की ये समस्या नहीं बल्कि पूरे देश की ज्वलंत समस्या बन चुकी है। किस तरह से भूजल स्तर को बढ़ाया जाएगा, इसको लेकर भी सरकार काम कर रही है। यदि हम देखें कोरोना के 2 साल की यदि हम बात करें, तो 2 साल तक लॉकडाउन था, फैक्ट्रियों का संचालन बंद था और लोग अपने घर में थे, लेकिन लॉकडाउन खुलते ही फैक्ट्रियों का संचालन 24-24 घंटे शुरू हो गया, जिस कारण से कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण में बढ़ावा हुआ है। और यदि हम बात करें नदियों की, तो फैक्ट्रियों के जो केमिकल है, नदी को भी दूषित किया गया है, लगातार दूषित किया जा रहा है। फैक्ट्रियों के केमिकल से लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, लेकिन अब कहीं ना कहीं सरकार भी प्रदूषण नियंत्रण के लिए जागरूक नजर आ रही है, लोगों को जागरूक कर रही है, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी लगवाए जा रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जल स्तर को बढ़ाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को स्टोर किया जा सके, जिससे कि पानी की समस्या कहीं ना कहीं कुछ हद तक दूर की जा सके। फिलहाल यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए डिजियाना न्यूज़ के साथ।